बाइक वालों के लिए तो जगह ही नहीं है ना, उड़ा दिया तो आप क्यों इतना हल्ला बोल रहे हैं? गरीब की जान है ना, आप तो करोड़ों देके खरीद सकते हैं। ये करोड़ों अमीर की जान बचाने के लिए दिए जा रहे हैं। अगर इनके बस में हो तो ये तो गरीब को मार्क दें और पूछें भी नहीं बाद में। वो तो कहेंगे गरीब पैदा ही इसलिए हुआ है कि इसने मरना है। जैसे ही आप वीगो का दरवाज़ा खोल के उसके अंदर बैठते हैं तो आगे आपके सारे रास्ते खुलते जाते हैं। आपको कोई पुलिस वाला नहीं रोकेगा, गाड़ी पे नंबर प्लेट है नहीं है कोई नहीं पूछेगा। मैटर ये करता है कि आप किस गाड़ी से निकल रहे हैं। दियत के रकम की बात हो रही है। अब तो ये सूरत हाल है कि हमारी रियासत ने जो लापता अफराद हैं उनके लवाहिकीन के लिए ऑफिशियली 50 लाख रुपए का ऐलान कर दिया है। तो फिर कहाँ की रियासत और कहाँ का इंसाफ और कहाँ का पाकिस्तान? क्या शाहरुख जतोई पागल था? क्या वो मजीद खान अचकजई साहब जिनकी पूरी फुटेज आई थी, उन्होंने ट्रैफिक पुलिस एहलकार को उड़ा दिया था, वो पागल थे? क्या वो आपने कहा सिविल जज की बीवी जिन्होंने रिजवाना कमसिन बच्ची थी उसके हाथ पैर तोड़ दिए थे, वो पागल थी? गरीब का डिप्रेशन उसकी अपनी जान का बुरा हाल कर देता है, अमीर का डिप्रेशन गरीब की जान ले जाता है। क्या ब्रिटिश ड्राइविंग लाइसेंस किसी उस बंदे को मिल जाता है जो नफ्सियाती मरीज हो? नवाज शरीफ साहब की गाड़ी के नीचे एक बच्चा आ गया। नवाज शरीफ साहब को तो ना पागल ना डिप्रेशन का मरीज कह सकते थे, तो उस बच्चे को ही शहीद जमहूरियत बना दिया। हमारी रियासत अमीरों को किसी और तरीके से डील करती है और गरीबों को किसी और तरीके से डील करती है। गरीब को एक ऐसे सिस्टम में जकड़ दिया है कि वो अपनी पैरों की बेड़ियां तोड़ ही नहीं सकता इस सिस्टम से। लेकिन ये मामला जो है वो सुलह सफाई होगी, निबट जाएगा, दियत की रकम दी जाएगी जो कि इस्लाम में जायज़ है। कह दूं एक बात, लगाएंगे? हाँ लगेगी, हम कहाँ काटते हैं, तुम्हें पता तो है। वेलकम टू रफ्तार पॉडकास्ट। आज एक और अहम इशू के साथ हाजिर हुए हैं और कराची में एक ट्रैफिक हादसा हुआ है और बहुत हौलनाक हादसा हुआ है। 3 जानें उसमें गई हैं और 3 अफराद जो है कहा जा रहा है कि वो शदीद ज़ख्मी हैं। ये वाक़या असल में है क्या, आज इसके ऊपर बात करेंगे। और हमारी सोसाइटी में क्या इस तरह के वाक़यात पहले भी हो चुके हैं, और अगर हो चुके हैं तो क्या उनके मुल्ज़िमान जो हैं वो कैफ़रे किरदार तक पहुँचे हैं? क्या हमारी सोसाइटी सिर्फ़ गरीबों के गिर्द घेरा तंग करती है या अमीरों को भी कानून के कटहरे में खड़ा कर कर उनको सज़ा देती है? और क्या इस वाक़ये के बाद अगर किसी की ज़िम्मेदारी बनती है तो क्या उसको सज़ा दी जाएगी? आज की पॉडकास्ट में हम यही डिस्कस करेंगे और इसके लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेरे साथी मौज़म शाह साहब। आप इनको जानते ही हैं, इनकी डॉक्यूमेंट्रीज आप रफ्तार पर देखते हैं और काफ़ी लाइक करते हैं। और हमारी रफ्तार टीम के न्यू कमर हैं रज़ा हैदर, ये भी डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह बनाते हैं। इन्हीं से आज डिस्कशन करेंगे। इन्होंने कुछ मालूमात गैदर की है, वो हमारे साथ शेयर करेंगे। तो रज़ा, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आता हूँ। मुझे ये बताइए कि इस वाक़ये को लेकर आपके पास क्या मालूमात हैं? ज़रा जो व्यूअर्स नहीं जानते, ज़रा वाक़ये के बारे में बता दें कि ये हुआ क्या था असल में। फैसल भाई, ये 6-7 बजे का टाइम था शाम का, जब एक कारसाज पर एक लैंड क्रूज़र ने एक बाप बेटी मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, उनको टक्कर मारी, जिसके नतीजे में वो मौके पे ही दम तोड़ गए। अब जो लैंड क्रूज़र थी वो खातून ड्राइव कर रही थी, तो जब उन्होंने देखा कि ये बिल्कुल ही डेड हो चुके हैं, उन्होंने टक्कर मार दी है, तो फिर उन्होंने और बजाय रुकने के मज़ीद ओवर स्पीडिंग करनी शुरू कर दी कि भागने के चक्कर में। लेकिन इसके नतीजे में फिर उन्होंने एक कार सवार को भी टक्कर मारी और वो कार पूरी तरह से तबाह हो गई। आप फुटेजेस में देख सकते हैं। लेकिन मौजज़ाना तौर पर उसका जो ड्राइवर था वो महफूज रहा। लेकिन वो खातून फिर भी नहीं रुकी, थोड़ा आगे गई, तो जो मुश्तइल अफराद थे उन कुछ लोगों ने उनका पीछा किया और वो वहां पर जाकर उनकी गाड़ी मुकम्मल तौर पर बेकाबू हुई और उलट गई। फिर लोगों ने उनको पकड़ा। वैसे तो लोगों की पूरी कोशिश थी, क्योंकि वहां जितना हुजूम इकट्ठा हो गया था, लोग गुस्से में थे। पुलिस ने कहा कि कुछ अफराद ने उस खातून को जलाने की भी कोशिश की, लेकिन क्योंकि मौके पर रेंजर्स भी पहुंच गई थी, अच्छा, इसके नतीजे में वो खातून खुद भी जख्मी हुई थी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर, वहां रेंजर्स भी आ गई थी, तो उन्होंने उनको पहले थाने मुंतकिल किया और फिर वहां से जिन्ना हॉस्पिटल लेकर गए। अच्छा मौज़म भाई, ये बताएं कि आप इस वाक़ये को देखकर आपको क्या लगता है? माजी में भी हमने देखा कि इस तरह के वाक़यात कुछ आपके जहन में आ रहे हैं, और क्या होता रहा है जब भी इस तरह के वाक़यात हुए हैं? फैसल भाई, दिल बड़ा डर रहा है, क्योंकि इन वाक़यात का तवातुर के साथ होना और फिर एक के बाद एक अमीरज़ादों का बचकर निकल जाना मुल्क से। दिल डर इसलिए रहा है कि देखें, सबसे ज़्यादा इंसान को ना अपनी जान का खौफ होता है और अपने प्यारों की जान का खौफ होता है। आज जब मैं दफ्तर आया तो बड़ी हैरानी से लोग मुझे देख रहे हैं और मुझसे कह रहे हैं, भाई एहतियात से बाइक चलाया करो। मैं मोस्टली बाइक पे सफ़र करता हूँ, रज़ा हैदर मोस्टली बाइक पे सफ़र करता है। जो बेचारों की जान गई है ना, वो बाइक वाले थे, बाप बेटी। पराडो या V8 या किसी और 4 व्हील का एयरबैग खुलने के बाद
जान बच सकती है, जैसे कि इस खातून की बची। वरना इस जितनी स्पीड में ये थी इसकी भी जान नहीं बचती, क्योंकि इस तरह इसने जिस तरह पहले आपने वो सीसीटीवी देखी होगी, जिस तरह पहले इसने पहले उन बाप बेटी को हिट किया है, वो बाकायदा हिट किया है। वो गाड़ी सीधी चल रही है, गाड़ी झूल नहीं रही, वो लग नहीं रहा कि वो नशे में झूल रही है, डोल रही है, गाड़ी सीधी चल रही है, प्रॉपर हिट कर रही है, और फिर उसके बाद आगे जाकर उसने 2 गाड़ियों को हिट किया है। हमने बाइक वालों को कीड़ा मकोड़ा समझकर उनके अतराफ से सारी सहूलतें जो हम फराहम भी कर सकते हैं ना, वो भी हटा ली हैं। मैं आपको अपने दफ्तर की मिसाल दे देता हूं। आप नीचे, अक्सर मैं ये सोचता रहता था कि यार मैं आज इस पे वीडियो बनाऊंगा, आज बनाऊंगा, कल बनाऊंगा, क्योंकि हमारी डॉक्यूमेंट्रीज का स्टाइल अलग है, हम बात किसी और चीज़ पे करते हैं। अब हम सोशल इश्यूज पे भी कर रहे हैं, जैसे हमने रज़ा ने बनाई है ज़िल्लत रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, और उसमें सारे मसाइल दिखाए, नादरा के मसाइल हो या दीगर मसाइल हो, वो भी मैं रिकमेंड करूंगा नाजरीन को ज़रूर देखें। शारा फैसल की इस रॉ में या दीगर आप जहां पर बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, ऑफिसेज बनी हुई हैं, आप वहां पर देख लें, अलाउ जो किया जाता है बाइक ऊपर लाने के लिए या P3 पर, P1 पर, P2 पर पार्किंग के लिए, कभी बाइक वालों को अलाउ नहीं किया जाता। या आपके सर्विस रोड क्यों जैम रहते हैं? बाइक की पार्किंग की वजह से। हम ये तो कहते हैं कि यार ये नाजायज पार्किंग है, ये पार्किंग ले रहे हैं, ये देखो ये गंदा काम कर रहे हैं, कर रहे हैं। कहां जाएं बाइक वाले? सर पर उठाकर घूमें? ऊपर जो आती है वो गाड़ी आती है सर, सैल्यूट जो मारा जाता है वो गाड़ी को मारा जाता है। बाइक वालों के लिए तो जगह ही नहीं है ना, उड़ा दिया, तो आप क्यों इतना हल्ला बोल रहे हैं? अब इस केस में भी यही हुआ है। अब बात कर रहे हैं अगर आप हिस्ट्री की, तो मेरे भाई हिस्ट्री भी तो यही है। आप मारते हैं किसी को, चलें अब हम तो गुलाम कौम है ना, आकाओं की बात कर लेते हैं। पहले यहाँ पर एक आका का एक नुमाइंदा आया, उसने 2 लोगों को मारा जिसका नाम रेमंड डेविस था, और फिर उसके बाद वो दियत की रकम भी आज तक नहीं दी गई और वो चला गया कितनी आसानी से। अब छोटे आकाओं की बात कर लेते हैं जो कि आका के गुलाम हैं लेकिन हमारे आका बने हुए हैं। शाहरुख जतोई ने मारा, दियत की रकम दी, 12 साल वो केस चला, विक्ट्री का निशान बना के गया, आपके मुंह पर लानत देकर गया। वो विक्ट्री का निशान नहीं था, वो 5 उंगलियां थी, लानत थी हमारे मुआशरे पर, हमारे निज़ाम पर, हम गरीबों पर। भाई मैं मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखता हूं, मैं इसका दर्द बहुत अच्छे तरीके से समझता हूं। मौजम, आपने बिल्कुल सही बात की। जो शाहरुख जतोई वाला केस था वो तो हमें अच्छी तरह से याद है, मगर उसमें भी यार एक अलमिया ये है कि वो जो विक्ट्री का निशान बनाते हुए गया वो हमारे मुंह पर तमाचा ज़रूर था, मगर ये भी देखना होगा कि उसकी जो मुखालिफ पार्टी थी वो भी कोई मतलब ऐसा नहीं था कि वो कोई आम आदमी था, वो भी एक पुलिस का DSP का बेटा था। उसके बावजूद हमारी अशराफिया, यानी कि एक वो आदमी जो DSP का बेटा है, हमारी रियासत उसको भी इंसाफ नहीं दे सकी। यानी कि ये मुल्क में जो जितना ज़्यादा ताकतवर है वो अपना हक ले सकता है, और जो ताकतवर नहीं है वो बस अल्लाह के आसरे में रहता है या इस निज़ाम के आसरे में रहता है। DSP क्या होता है यार? फिर भी निज़ाम के आगे DSP क्या होता है? अगर देखा जाए मौजम, एक आम आदमी, और अगर आप उसको कंपेयर करें एक DSP के मुकाबले में, तो DSP क्या, इवन के एक SI का अच्छा खासा रोब दबदबा होता है, मगर ये कि वो DSP को कुछ नहीं कर सका। हमारा प्रॉब्लम पता है क्या है? हमारा प्रॉब्लम निज़ाम है। ये जो आप बात कर रहे हैं DSP, ये DSP की पावर, ये सब धरा रह जाता है जब वडेरे का बेटा सामने खड़ा हो। ठीक है, उस वडेरे के बेटे की वजह से एक IO को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ज्यादा पावर मिल जाती है मोर देन DSP। रिमेंबर, अभी इस केस की मिसाल ले लें आप, आपको पता है केस कौन खराब करेगा? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, और खराब करना शुरू कर दिया है। तो भाई साहब बचाने की कोशिशें जो है ना वो शुरू हो गई हैं। दियत की रकम के लिए कह दिया गया है कि जी दियत की रकम हम 68 लाख रुपए और फलाने लाख रुपए देंगे, ठीक है, फी बंदा। तो लाजमी सी बात है, आप तो करोड़ों दे सकते हैं ना, गरीब की जान है ना, आप तो करोड़ों दे के खरीद सकते हैं। और मुमकिन होता है कि बाज केस में तो वो करोड़ों सिर्फ ऐलानात की तरह दिए जाते हैं, जैसे आपने रेमंड डेविस में देखा, वो करोड़ों सिर्फ ऐलानात हो गए, उसके बाद फिर कुछ। इस केस में भी बचाने के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। एक चीज, ये चीज सामने लाने की कोशिश की जा रही है कि जी नशे में थी, वकील की तरफ से कह लें। दूसरी चीज, किसका वकील कह रहा है? मुद्दई का वकील, मुद्दई का वकील ना, ऑफ कोर्स। दूसरी चीज, पुलिस की तरफ से क्या बयान सामने आना शुरू हो गया है IO की तरफ से कि जनाब उनकी जहनी हालत ठीक नहीं है। रात में ही थाने में पहले उन्हें लाया गया, थाने में वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान रखा गया। जब पता चल गया कि ये खातून कौन है,
तो उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जिन्ना अस्पताल के साइको वार्ड में। ठीक है, एक चीज ने जो मुझे प्राउड फील कराया ना, कि मुझे रफ्तार में होने पे प्राउड जो फील हुआ, सर हम काढ़े नहीं है, हमारी स्पॉन्सरशिप नहीं है। आप अभी जाके ये पॉडकास्ट मुकम्मल करके आप सर्च करके देखिएगा, चैनल्स तो दूर की बात है, कितने यूट्यूबर्स ने ये नाम लिया है कि ये गुल अहमद की बहू या गुल अहमद क्या है प्राइवेट लिमिटेड, जो गुल अहमद एनर्जी, जो दानिश एनर्जी, पावर एनर्जी, बिजली बनाने की कंपनी है ना उनकी वाइफ थी दानिश की। कितने यूट्यूबर्स ने ये बात कही है? नहीं कहेंगे। उसकी वजह यह है कि साहब हम भी तो पैसे लेते हैं ना। रफ्तार स्पॉन्सरशिप नहीं लेता, रफ्तार ने इनसे या किसी से, रफ्तार हर चीज अगर लेता भी होता तब भी खुल के बोलता। रफ्तार की यही खास बात है ना, रफ्तार को क्यों लोग लाइक करते हैं। अच्छा हैदर, मुझे ये बताएं कि ये जो फैमिली है जो मतलब बाइक पे जा रहे थे और बेटी और बाप जाँ बाक हुए हैं, ये इनके बारे में कुछ पता चला? ये कौन थे ये लोग? फैसल भाई, पहले तो मैं मौज़म भाई की एक बात से इख्तिलाफ करूंगा। उन्होंने कहा कि जी गरीब की जानें इसलिए करोड़ों देकर खरीद लेंगे। नहीं, करोड़ों इसलिए नहीं दिए जा रहे कि गरीब की जान खरीदनी है, वो इसलिए नहीं दिए जा रहे, बल्कि करोड़ों अमीर की जान बचाने के लिए दिए जा रहे हैं। अगर इनके बस में हो तो ये तो गरीब को मार्क दें और पूछें भी नहीं बाद में। अगर इनको ये आप अथॉरिटी दे देना तो ये इतना 10 रुपए खर्च नहीं करेंगे। वो तो कहेंगे गरीब पैदा ही इसलिए हुआ है कि इसने मरना है। इसलिए पहली चीज तो ये। अच्छा, आपने ये दूसरा जो सवाल किया कि वो आमना और उनके जो फादर, अभी आप यहाँ भी देख लें हमारे मीडिया का डबल स्टैंडर्ड, जिस मीडिया की ये बात कर रहे हैं स्पॉन्सर्ड की, कि सब उसी अमीर की बेटी के बारे में बता रहे हैं कि वो नताशा कौन है, वो नशे में थी या नहीं थी, या उसके साथ क्या हुआ, उसका वकील क्या था। मैं आपको बताता हूँ इस गरीब की कहानी जो कि मर गई और पीछे कितने अपने साथ मामलात छोड़ गई, जो शायद आज हम डिस्कस कर रहे हैं, कल एक और दिन कोई दूसरा डिस्कस कर रहा होगा, उसके बाद शायद ये दोबारा डिस्कस ना हो। ये इस लड़की 26 साल की लड़की थी, आमना नाम था इसका। ये गुलजारे हिजरी स्कीम 33 वहां रहते थे ये लोग। ये 3 बहन भाई थे, 2 बहनें 1 भाई। भाई साथ नहीं रहता, अलग रहता है, और बड़ी बहन की शादी हो गई, ये सबसे छोटी बहन थी। अच्छा, ये लड़की थोड़ी सी ना बिल्कुल अलग सी थी, यानी इसको सिर्फ एक इसका एम था जो ये बार बार कहती थी कि मैंने अपने बाबा का सहारा बनना है, मैंने शादी भी नहीं करनी, घर में ही रहूंगी मैं अपने बाप से। ये 12 ही कह चुकी थी, क्योंकि भाई अलग हो गया था, बहन की शादी हो गई थी, और बाप ने माँ ने पैम्पर और चिप्स बेचकर इसको पढ़ाया था, अपने बच्चों को पढ़ाया था। आमना ने केयू के स्टैट्स डिपार्ट से बीएससी किया। उसके बाद उसने इकरा यूनिवर्सिटी में एमएससी के लिए एडमिशन लिया, वो वहां पढ़ रही थी। एडमिशन के दौरान ही उसको अब जॉब मिल गई यहीं पे कारसाज से आगे एक प्राइवेट कंपनी में, और अच्छी सैलरी भी उन्होंने ऑफर की। तो उनके हालात बेहतर होना शुरू हो गए थे, क्योंकि ये अपने घर की वाहिद कफील थी। भाई अर्न करता नहीं था, और करता था तो देता नहीं था। तो इसके माँ बाप को थोड़ा सुकून हुआ था कि चलो ठीक है, अब हमने जो इतना इन्वेस्ट किया है तो हमारे भी हालात अब बेहतर हो रहे हैं। आप इनका घर जाके देखिएगा, 2 कमरों का घर है, और लाजमी सी बात है एक पापड़ बेचने वाले का घर कैसा हो सकता है। यानी पूरा घर इस बेटी पर डिपेंडेंट? जी, पूरा घर माँ बाप बेटी पे डिपेंडेंट थे। आमना के वालिद उसको जो है ऑफिस से घर लेकर जा रहे थे जिस वक्त ये हादसा पेश आया, और इस दौरान उसकी वालिदा ने दस्तरखान घर में लगा दिया था, क्योंकि आमना से भूख बर्दाश्त नहीं होती थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि चलो पहले से लगा दूंगी, आएगी तो फौरन खा लेगी। उस वक्त यह हादसा पेश आया। उसी दौरान फिर यह है कि किसी ने कॉल की उनकी वालिदा को और ये बताया कि जी आपका जो है वो शौहर जो है वो एक्सपायर हो गए हैं। तो उनकी वालिदा को यकीन ही नहीं आया, वो पड़ोसन के पास गई अपनी और कहने लगी देखें ये मुझसे कैसा बेहुदा मजाक कर रहा है कि मेरे शौहर एक्सपायर हो गए, ऐसा कैसे हो सकता है, देखें ये कैसा मजाक कर रहा है। तो फिर उनकी पड़ोसन ने फोन लिया और बात की। अब जब बात की तो उन्हें समझ आया कैसा हुआ है, तो उन्होंने फिर उनको बताया, उनको समझाया। उनकी समझ ही नहीं आ रहा, वो अब तक घर में बैठ के ये कह रही हैं कि मुझे मीठा मत दो, अगर आमना ने खाते हुए देख लिया तो वो मुझे डांटेगी, क्योंकि उसकी वालिदा को शुगर है। आप ये देखें कि वो जो दस्तरखान उसकी वालिदा ने लगाया था अपनी बेटी के इंतजार में कि वो आएगी और खाना खाएगी, वो अब तक वैसे ही लगा हुआ है। और उसकी माँ इतने शदीद सदमे से दो चार है कि वो बार बार ये कह रही है मुझे मीठा मत खिलाना,
आमना डांटेगी, इसलिए क्योंकि उनकी वालिदा को शुगर था। तो ये एक आम आदमी की कहानी है और ऐसी कई 100 कहानियां इसी तरह सेकंड्स में मनोमट्टी तले दफन हो जाती हैं और किसी को फर्क नहीं पड़ता। मौज़म और हैदर, वाकई वाकया तो बहुत दिल दहला देने वाला है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये कहा जा रहा है कि उसके पास से बरतानवी जो है वो लाइसेंस मिला, और आज मैंने उनके वकील की गुफ्तगू सुनी तो वकील का कहना था कि उनके साथ कुछ नफ्सियाती मसाइल हैं। उनका आगा खान से जो है वो इलाज हो रहा था, वहाँ पे उनको एडमिट नहीं कराया गया, मगर वो आगा खान की सुपरविजन में उनका इलाज चल रहा था। तो अब सवाल ये है कि क्या जो है ब्रिटिश ड्राइविंग लाइसेंस किसी उस बंदे को मिल जाता है जो नफ्सियाती मरीज़ हो या जो नफ्सियाती प्रॉब्लम्स का शिकार हो? ये एक बड़ा सवाल है, इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। मैं इसका जवाब देता हूँ। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, अगर मान लेते हैं कि हम अगर वो नफ्सियाती मरीज़ा हैं, ठीक है, तो यहाँ पर सवाल ये है कि उस तक चाबी कैसे पहुँची? ठीक है, ये मेरी 1-2 दोस्तों से बात हुई जो ये इस तरह के क्रिमिनल मामला जो हैं वो जानते हैं और समझते हैं। उनका कहना ये है कि अगर ये इस केस की सही तफ्तीश हुई तो वो लोग भी इसमें कसूरवार करार पाएंगे, उसके घर वाले, चाहे वो वालिद हो सकते हैं या अगर वो अपने शौहर के साथ रह रही थी वो, कि चाबी उन तक कैसे पहुंची। फॉर एग्जांपल, अगर घर में कोई पिस्टल है लाइसेंस वाला, ठीक है, और आपके घर में कोई ऐसा वायलेंट मरीज़ है नफ्सियाती जो खुद को नुकसान पहुंचा सकता है या किसी और को पहुंचा सकता है, तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप उससे असलहा छुपा के रखें, क्योंकि वो किसी की भी जान ले सकता है, क्योंकि वो तो एक मरीज़ है या मरीज़ा है। इवन के मौसम, आपके घर पे भी बच्चे हैं, मेरे घर पे भी बच्चे हैं, हम कोई ऐसी चीज़ बच्चों की पहुंच से दूर रखते हैं, इवन कि मेडिसिन के ऊपर लिखा हुआ होता है कि बच्चों की पहुंच से दूर रखें, क्योंकि उनको तो नहीं पता, वो उसको खाएंगे और नुकसान पहुंचा सकते हैं खुद को, या ऐसी कोई छुरी या चाकू वगैरह हम बच्चों के करीब नहीं रखते क्योंकि उनको नहीं पता। तो जब ये एक बेसिक सी रूल है तो उनके घर वालों ने चाबी उनकी पहुंच में क्यों रखी, ये एक बड़ा सवाल है। तो अगर तफ्तीश मेरा ख्याल है कि सही सिमत में हो तो इनके घर वाले भी जो है वो ज़ेर तफ्तीश आ सकते हैं। ठीक है, देखें, 2 बातें हैं। आपने पहले जो बात की वो बात की कि लाइसेंस, बरतानवी लाइसेंस उसको कैसे मिल गया अगर वो नफ्सियात। देखें, नफ्सियाती, आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि बॉस ये नफ्सियात का इशू कितना सीरियस है। जाहिर जाफर वाले केस की मिसाल दूंगा, पिछले दिनों मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई है। उस केस में भी जाहिर जाफर को नफ्सियाती नहीं बल्कि पागल करार देकर, बाकायदा पागल करार देने की कोशिश की जा रही थी ताकि उसे बचाया जा सके। जज ने आखिर में सबको कोर्ट से बाहर किया। जाहिर जाफर और जज के दरमियान 1-on-1 15 मिनट गुफ्तगू हुई, जिसमें जज ने मुख्तलिफ सवालात किए। उन सवालों के जवाब जाहिर जाफर ने बिल्कुल ठीक दिए और ये क्लियर हो गया कि जाहिर जाफर एक नफ्सियाती मरीज या पागल नहीं है। तो वो फिर क्या था, फिर उसने ऐसा क्यों किया? वो था डिप्रेशन का मरीज, वो था एंजाइटी का पेशेंट जिसकी थेरेपी चल रही थी। इसमें दवाएं भी ली जाती हैं, थेरेपी भी दी जाती है। यही सूरत हाल आप इस पर फिट कर दें तो इसके शौहर ने यह कहा है कि वो डिप्रेशन की अद्वियात लेती थी। अब आप उसकी ना, इसी को आप कनेक्ट कर दें आप उस फुटेज से जो मैं बात कहने जा रहा था पहले, आपने बीच में टोक दिया था मुझे। जब आप वो वाली फुटेज देखें जिसमें कैमरा बिल्कुल क्लोज है ना इस औरत के, खातून के, नताशा के, उस वक्त इसकी आंखें काफी नींद में और बोझल दिख रही हैं, नशे में नहीं दिख रही। नशीली आंखें, यानी जो नशे में आंखें होती हैं शराब के या दूसरे किसी नशे में, उन आंखों में और इन आंखों में वाज़ेह फर्क नजर आता है। वो एंटी डिप्रेशन में जो होती हैं या जो एंटी डिप्रेशन की अद्वियात वगैरह ले रहे होते हैं, अगरचे ये डिप्रेशन की दवाइयां ले भी रही थी, हम ये नहीं कहते ना कि नहीं जी झूठ बोला जा रहा है या बचाने के लिए किया जा रहा है या नफ्सियाती करार देने के लिए किया जा रहा है। इवन मैंने अभी ये बात बोली है, वो क्यों बोली है? क्योंकि इस पाकिस्तान की तारीख ही यही रही है ना, बचाने के लिए किया जाता है। अगरचे आप ये भी कहते हैं कि वो डिप्रेशन की दवाइयां ले रही थी, तब भी आप नफ्सियाती नहीं कह सकते। अगर वो मरीजा है इतने वक्त से भी, तो आप उसके पास आपको प्राडो की चाबी नहीं देनी चाहिए थी। एक केस रखें आप जाहिर जाफर वाला, एक केस रखें आप ये नताशा वाला, नताशा दानिश वाला। इन दोनों चीज़ों में ये कॉमन है कि वो भी डिप्रेशन का मरीज था, वो भी अद्वियात ले रहा था, वो भी थेरेपी ले रहा था। इवन उसने थेरेपी लेना छोड़ दी थी और वो खुद थेरेपिस्ट बनने लगा था। ठीक है ना, वहाँ ये फ़र्क है ज़रा। और दोनों अमीर बाप के बेटे हैं। ठीक है,
वहां पर ये हुआ, जाफर अपने बेटे को छोड़ देते हैं, उसका ध्यान नहीं रखते। इवन उन्हें पता है कि इसको कभी भी डिप्रेस्ड हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है, इसको दौरा पड़ सकता है, इसको इंटेंसिव केयर की जरूरत है। उन्होंने इस चीज का एहसास नहीं किया। इस केस में भी मुझे यही लगता है, अभी जो इब्तिदाई जो नजर आ रहा है, जब बादल छटेंगे तो मतलब बरालूद है अभी तो आसमान साफ नजर आएगा। अभी जो नजर आ रहा है भाई, तो वो यही है कि इन्होंने उसकी केयर नहीं की, क्योंकि ऐसे पेशेंट की बहुत केयर करनी होती है। उन्होंने केयर नहीं की, उन्होंने उसको छोड़ दिया, उसको निकलने दिया। क्यों निकलने दिया? जब एक मर्द इस कैफियत में होता है तो वो गले पे छुरी फेर देता है। जब औरत इस कैफियत में होती है, हमें समझना चाहिए, इस चीज को, इस मामले को सीरियस लेना चाहिए। तो वो किसी की जान ले सकती है, किसी को भी मार सकती है, जो कि इसने किया। वाज़े नजर आ रहा है वो प्रॉपर मार रही है। और उसके बाद आप उसका एटीट्यूड भी देख लें सर, बड़ी अहम बात कर रहा हूं मैं, आपकी तवज्जो चाहिए। उसके बाद आप उसका एटीट्यूड भी देख लें, फुटेज में जो आपको एटीट्यूड नजर आ रहा है ना। तो सर अगर आप डिप्रेशन की बात करेंगे ना, तो मैं आपको नंबर भी बता दूं, आप ये चेक कर लीजिएगा। 60 to 65% पाकिस्तानी डिप्रेशन में होते हैं, ठीक है। अब वो डिप्रेशन का लेवल होता है, एंजाइटी का लेवल होता है। अच्छा, एंजाइटी और डिप्रेशन में भी फर्क है। एंजाइटी को लोग डिप्रेशन कहते हैं, डिप्रेशन को लोग एंजाइटी कहते हैं। मेरे ख्याल में पॉडकास्ट बहुत मेडिकल की तरफ ना चली जाए, इसलिए मैं इस बात से बाहर निकलता हूं। और मैं चाहता हूं कि आप इस सारे वाक़े को ना जरा जूम आउट करें, और आप मुझे ये बताएं कि वैसे तो ये औरत जो थी ये उसमें नहीं थी, लैंड क्रूजर में थी, V8 में, लेकिन ऐसी गाड़ियां वीगो, डाला, ये लोग क्यों खरीदते हैं? ये क्यों रखी जाती हैं? ये क्या आपकी पर्सनालिटी को एक्सपोज करती हैं? ये हमारे यहाँ एक स्टेटस सिंबल है, ठीक है, स्टेटस सिंबल बन चुका है एक। अब जैसे वीगो है, वीगो में 1-2 बार बैठने का इत्तेफाक हुआ है, कोई बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल गाड़ी नहीं है, ठीक है, 4 सीटर है, ठीक है, पीछे बेचारा अगर कोई गार्ड है वो बेचारा धूप में बैठा हुआ है। मगर एक यहाँ पर पाकिस्तान में एक इसका ऐसा वो बना दिया गया है कि वीगो डाला, ब्लैक डाला, मतलब एक सिंबलिज्म बन गया है ये ना। जैसे ही आप वीगो का दरवाज़ा खोल के उसके अंदर बैठते हैं तो आगे आपके सारे रास्ते खुलते जाते हैं, ठीक है, आपको कोई पुलिस वाला नहीं रोकेगा, गाड़ी पे नंबर प्लेट है नहीं है कोई नहीं पूछेगा। इसी तरह आप किसी सरकारी इदारे में चले जाएं, वहाँ पे आपको अलग ही ट्रीट किया जाएगा। यानी कि मैटर ये करता है कि आप किस गाड़ी से निकल रहे हैं। तो ये एक हमारे मुल्क का बड़ा अलमिया है। इवन कि आप ये देखें ना कि हमारे ऑफिस में ही अगर कोई छोटी गाड़ी वाला है तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको ऊपर पार्किंग भी मिलती होगी, ठीक है। यही अगर आप प्राडो या वीगो से उतरें तो आपको इजीली पार्किंग मिल जाती है। यही बात मैंने बोली ना शुरू में आपको, बाइक को नहीं मिलती। अच्छा मोज़म, और ये अमीर और गरीब का जो फ़र्क है ना हमारी सोसाइटी में, ये आए दिन बढ़ता जा रहा है। ये बड़ा अलमिया है पाकिस्तान का कि गरीब इन लोगों से लड़ भी नहीं सकता। अगर हम ये सोचें कि जो घर पर बाप और बेटी जाँ बहक हुए हैं और एक और शख्स जान से गया है, अगर वो कर क्या सकते हैं दियत की रकम लेने के अलावा? वो बोलें कि अगर मुझे दियत की रकम नहीं लेनी, क्या वो इनसे लड़ सकते हैं? देखो, उनके पास जितना पैसा है वो अच्छे से अच्छा वकील हायर कर सकते हैं। अभी भी जो वकील साहब बात कर रहे थे वो शहर के नामी ग्रामी वकील हैं और उनकी बहुत ज़्यादा हाई फीस है। क्या वो गरीब का बच्चा जो ये अभी रज़ा बता रहा था कि वो चिप्स बेचकर और अपनी बच्ची को पढ़ा रहा था, क्या उसकी फैमिली जो है वो कोई अच्छा वकील हायर कर सकती है कि जो इनका मुकाबला कर सके? अमीर और गरीब का फ़र्क हर मुल्क में होता है, मगर हमारे यहाँ जो फासला बढ़ता जा रहा है ना वो बहुत डेंजरस है। इवन कि मैंने किसी अच्छे रेस्टोरेंट्स में अपनी आंखों से देखा है कि लोग बड़ी गाड़ी से उतरते हैं, साथ में उनकी मुलाजमा होती हैं, वो बड़े टेबल पे बैठते हैं, खाना ऑर्डर करते हैं, बेतहाशा खाना ऑर्डर करते हैं, जबकि उनकी मुलाजमा पास वाले टेबल पर दूसरी तरफ मुँह करके बैठी होती है। यार ये कौन सी इंसानियत है? आप मतलब वो गरीब है मगर है तो इंसान। अगर आप उसको चलें अपने साथ बिठाना वो नहीं कर रहे, आप उसको खिला तो दें। और इसके अलावा हमने देखा कि यार तशद्दुद घरों में, अभी पिछले दिनों हमने देखा कि जज की फैमिली ने जो है वो बच्ची पर तशद्दुद किया, वो मरते मरते बची, ठीक है। इसके अलावा एक और ख़ातून सहाफ़ी थी, उनकी कोई इस तरह की गुफ्तगू आई कि वो तशद्दुद का मामला था। तो ये आखिर गरीब के साथ ही ये क्यों होता है? कभी आपने सुना कि अमीर के साथ कभी कोई ज़्यादती हो गई हो? जबकि बाहर के मुल्कों में अगर हम देखें तो वहाँ पर भी अमीर और गरीब होते हैं, मगर वहाँ पर एक चीज़ होती है, कानून सबके लिए बराबर होता है। और शायद यही वजह है कि वो मुल्क हमसे बहुत आगे हैं और आज हमारा ये हाल है। अभी आपने रेमंड डेविस का जिक्र किया, और इवन कि अब हम सिर्फ आपस में एक दूसरे को ऐसे ट्रीट नहीं करते, अब बाहर के लोग भी हमें ऐसे ट्रीट करते हैं।
इसमें रेमंड डेविस की मिसाल है। अब इसमें आपको क्या लगता है कि घर वाले अगर कहते हैं कि नहीं हम दियत की रकम नहीं ले रहे और हम इंसाफ करना चाहते हैं, तो आपको लगता है कि अगर ये कसूरवार मुल्जिमा ठहरेंगी तो इनको सज़ा मिलेगी? मुझे नहीं लगता। मेरा ख्याल है कि ये मामला जो है वो सुलह सफाई होगी, निबट जाएगा, दियत की रकम दी जाएगी, जो कि इस्लाम में जायज़ है, मैं इसको गलत नहीं कह रहा, और इसका यही होगा जो पहले होता है। इवन के मौजम ये सिर्फ आपस के लोगों का, अमीर और गरीब का फ़र्क नहीं है, हमारी रियासत का मिजाज भी ऐसा ही हो चुका है। हमारी रियासत अमीरों को किसी और तरीके से डील करती है और गरीबों को किसी और तरीके से डील करती है। क्या कभी तुमने ये देखा है कि कोई पराडो से या वीगो से उतरा हो और वो नादरा की लाइन में लगा हुआ हो? कभी देखा है तुमने आज तक? ऐसा नहीं है, ठीक है। इसी तरह तुम देख लो कि हमारे जो तुम्हारी सैलरी से टैक्स कटता है, मेरी सैलरी से, इनकी सैलरी से, मगर यहाँ के जागीरदार टैक्स नहीं देते। जो बड़े बड़े जो ताजिर हैं, बिजनेसमैन हैं, वो बहुत कम है उनका टैक्स का हिस्सा। तो अब हमारी इवन की रियासत भी ऐसे ही ट्रीट करती है। बड़े इलाकों में आप जाओ, ठीक है, आपको सड़कें सही मिलेंगी, डिफेंस में चले जाओ, पानी आ रहा होगा, सब कुछ सहूलियात कदरे बेहतर होंगी। यही अगर आप किसी कच्ची आबादी में चले जाएं तो हाल आपके सामने है। तो हमें अब रियासत भी हमें इसी तरह ट्रीट करती है। गरीब को अलग कर दिया गया है, अमीर को अलग कर दिया गया है। जबकि जो रियासतें जिनको हम अपना रोल मॉडल हो सकती हैं और समझते हैं, वहाँ ऐसा नहीं होता था। वहाँ अमीर और गरीब कानून के मुकाबले में सब बराबर होते थे। आपको याद है फैसल भाई, लास्ट हमारी जो पॉडकास्ट थी इंटरनेट के मसले पर थी, एग्जैक्टली उसमें मैंने आपसे एक बात की थी जिसमें आपने मुझसे इख्तिलाफ किया था कि तब्दीली या इनकलाब वोट के ज़रिए लाया जा सकता है। ये गरीब और अमीर एक जगह आकर बराबर हो जाते हैं जब वोट पड़ता है। उसका भी एक वोट डलेगा, गरीब का भी एक वोट डलेगा। ये अलग बात है कि इलिटरेट होने की वजह से वो गरीब का वोट बिरयानी की, सिर्फ एक बिरयानी की थैली पर ख़रीदा जा सकता है। ये अलग बात है। गरीब तब तक गरीब है जब तक वो इलिटरेट है। अगर आपने उसे तालीम दे दी, फैसल भाई पैसों में अमीर होने की बात नहीं कर रहा, उसके पास शऊर आ गया, वो इस मुल्क का निज़ाम बदल देगा। वो खड़ा हो जाएगा अपने हक के लिए। मेरा ख्याल है हमें इंतज़ार करना चाहिए उस वक्त का कि जब हम सबको शऊर आ जाए। मतलब मुझे तो अगली कई दहाइयों तक ये अमीर और गरीब का फ़र्क कम होता नज़र नहीं आ रहा। देखो, ये एक पूरा सर्किल है जिसमें गरीब को जकड़ दिया गया है। अब आप तालीम की बात कर रहे हो, बहुत अच्छी आपने बात की। अमेरिका का सिस्टम एक, मतलब कहा जाता है कि एक इंसाफ का सिस्टम है। यहाँ से अगर कोई पाकिस्तान बाहर जाता है और वो मेहनत करता है तो कुछ बन जाता है। वही पाकिस्तानी अगर यहाँ पर रहता है तो वो कुछ नहीं कर पा रहा होता। वहाँ पर एक सिस्टम है इंसाफ का, मेहनत करने वाले की कदर होती है, मेहनत करने वाला अपना रास्ता खुद बना लेता है। यहाँ पर आपने सर्किल ही ऐसा बना दिया है कि आपने गरीब को जकड़ लिया है। अब सिंपल सी बात है कि अगर कोई गरीब का बच्चा है, ठीक है, जिसका बाप जो है 40-50 हज़ार रुपये कमाता है, तो वो कराची ग्रामर की फीस तो अफोर्ड नहीं कर सकता। उसका बच्चा जाहिर सी बात है किसी गली मोहल्ले के प्राइवेट स्कूल में जाएगा या 3-4-5 हज़ार रुपये वाले स्कूल में जाएगा, तो उसको जाहिर सी बात है उसी तरह की तालीम मिलेगी। और जो अमीर है उसका बच्चा किसी अच्छे स्कूल में जाएगा, ओ लेवल ए लेवल्स पढ़ेगा, बाहर तालीम हासिल करने जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि उसका एजुकेशन लेवल कुछ और होगा। ये जो हमें चंद इंडिविजुअल्स नज़र आते हैं ना कि गरीब का बच्चा पढ़ के तरक्की कर गया, ये बहुत कम है, बहुत कम है। हमने गरीब को एक ऐसे सिस्टम में जकड़ दिया है कि वो अपनी पैरों की बेड़ियां तोड़ ही नहीं सकता इस सिस्टम से। और ये मुझे तो नहीं लगता कि अगले कई दहाइयों तक हम इससे निकल सकते हैं, क्योंकि जब तक ये हमारी एलीट क्लास जो है गरीबों को हक देने के लिए तैयार नहीं होगी, या फिर अगर गरीब को होश नहीं आएगा और वो कहेगा कि मुझे हक चाहिए, तो और वो बाहर नहीं निकलेगा, तो तब तक तो ये चलता रहेगा। और मुझे अनकरीब ऐसा होता नहीं दिखाई देता। आपके सामने बिजली के बिलों की मिसाल है। बिजली के बिलों का मसला मौसम ये इतना बड़ा मसला बन चुका है कि ये सिर्फ बिजली के बिल नहीं है, ये इंसानी हकूक़ का मसला बन चुका है। लोग बच्चों का दूध जो है वो अगर डिब्बे का पिलाते थे, अब वो है बाहर का खुला दूध पिलाने पे मजबूर हो गए हैं, क्योंकि सारे के सारे पैसे बिजली के बिल में जा रहे हैं भाई। तो मुझे नहीं लगता कि ये मतलब कोई बाहर नहीं निकला, कोई एहतजाज नहीं हुआ। मौजम हम अमीर और गरीब के फ़र्क की बात कर रहे हैं। अभी रज़ा ने एक बड़ी अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनाई है, ज़िल्लत रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, तो उसमें भी गालिबन को इसी तरह का तज़किरा है। और ये फील्ड में भी गए, देखा भी, तो इनसे पूछते हैं कि भाई क्या गरीब के साथ क्या होता है पाकिस्तान में। सबसे पहले तो एक आप अलमिया देख लें कि हम यहाँ बात कर रहे हैं कि एक खातून ने 3 लोगों की जान ले ली डिप्रेशन की वजह से, या वो पागल थी। मुझे बताएं कि आम आदमी की डिप्रेशन तो छोड़ें, अभी आपने कहा इंसानी अलमिया है कि बिजली के बिल वो भरने के चक्कर में खुला दूध ला रहा है, इस पे बहस नहीं होती।
ज़्यादा मीडिया का या सबकी जो बहस टॉपिक होगा वो नफ्सियाती थी, वो डिप्रेशन में थी, उसने आकर ये कर दिया था। क्यों? क्योंकि वो ख़ास क्लास से ताल्लुक़ रखती है। कभी गरीब की डिप्रेशन तो छोड़ें, हम बुनियादी हुकूक की बात नहीं करते। दूसरी चीज़ ये कि ये पागल थी, ये एक बहस सर्कुलेट अप की जाएगी कि वो पागल थी या नफ्सियाती थी या जो भी था, जो भी करे। लेकिन जैसा कि आपने भी कहा, क्या शाहरुख जतोई पागल था? क्या वो मजीद खान अचकजई साहब जिनकी पूरी फुटेज आई थी, उन्होंने ट्रैफिक पुलिस एहलकार को उड़ा दिया था, वो पागल थे? क्या वो आपने कहा सिविल जज की बीवी जिन्होंने रिजवाना कमसिन बच्ची थी उसके हाथ पैर तोड़ दिए थे, वो पागल थी? इसी तरह से हैदराबाद में भी कुछ दिन पहले मैं डॉक्यूमेंट्री के लिए चीज़ें इकट्ठी कर रहा था तो न्यूज़ आई थी कि एक जिम्मेदार ने 7 साल बच्चे ने बकरियां उसके खेतों में ले गया, इस वजह से उसको मार दिया। क्या वो जिम्मेदार पागल था? ये डिप्रेशन का मरीज था? ये पागलपन और डिप्रेशन के मर्ज से रिलेटेड नहीं है इशू, ये एक रवैया है। अभी हमने देखा था ऊंट की टांग काट दी थी या तोड़ दी थी, अब वो डिप्रेशन में था। भैंस की जुबान काट दी। अब वो कौन से हॉस्पिटल से इलाज करा रहा था? वडेरा। वो डिप्रेशन नहीं था, वो पागलपन नहीं था, ये एक रवैया है जो इस सिस्टम ने शुरू से सिखाया है। ये डिप्रेशन या कोई नफ्सियाती मसला नहीं है, ये एक रवैया है जो कि आपको हर जगह नजर आता है। अब मुझे बता दीजिए कि अजीज मेमन का कत्ल हुआ, ये सिस्टम ने इजाजत दी तो हुआ ना। नाजिम झोंकियों को मार दिया गया, सिस्टम ने इजाजत दी तो हुआ। इसी तरह से अभी आपने खुद बात की उम्मे रुबाब को ले लें कि वो जब चीफ जस्टिस साकिब निसार, जो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार हैं, उनकी गाड़ी के आगे आई तो पता चला जी उसके भी 2 लोगों को, बाप को दादा को मार दिया गया है और कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। तो ये रवैया है जो शुरू से हम एलीट को इस रियासत ने ये मौका कह लें फराम किया कि जी आप जो भी कर लें, हम उसमें से कोई ना कोई रास्ता निकाल के बताएं, आपको बचा लेंगे। कहीं कह देंगे आप पागल थे, कहीं कह देंगे डिप्रेशन के मरीज थे, कहीं कह देंगे कि भाई आपको तो पता ही नहीं था, आपके पास तो जो है लापरवाही, जैसे इन्होंने कहा कि लापरवाही के चक्कर में वो हम आप पर केस ऐसा बनाएंगे कि आप उसमें से निकल जाएं। जाहिर जाफर की मौजम भाई ने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई थी उसमें भी उसको यही साबित करने की कोशिश की गई। तो ये एक रवैया है जो हमें देखते चले आ रहे हैं, चाहे वो नादरा में हो, चाहे वो सिविल हॉस्पिटल में हो, चाहे वो पासपोर्ट ऑफिस में हो। ये आम आदमी के साथ एलीट का रवैया है जो चला आ रहा है। और ये अंग्रेज का जो समझे, जो चले तो गए लेकिन वो बाकियात के नाम पर अपना निजाम छोड़ गए, जो आम आदमी रोजाना इसकी नजर होता चला जाता है। नवाज शरीफ साहब की गाड़ी के नीचे एक बच्चा आ गया था जब वो जा रहे थे ना अहल होकर, तो उसको ना नवाज शरीफ साहब को तो ना पागल ना डिप्रेशन का मरीज कह सकते थे, तो उस बच्चे को ही शहीद जमहूरियत बना दिया कि वो जो मरा नहीं है, वो शहीद हुआ है और ये जमहूरियत के लिए उसने कुर्बानी दी है। आप एलीट का आप मेंटल स्टेटस चेक कीजिए, यहाँ शऊर वाली बात आ जाती है। अब देखें कितनी बड़ी बात है, एक बच्चा मर गया तो हमने उसको शहीद जमहूरियत कह दिया, और वो जो शहीद जमहूरियत कहा है तो सुनने वालों ने गधों की तरह मान लिया। सर, ये मैं आपसे कह रहा हूं कि गधे की तरह मेहनत करना अलग होता है और एक घोड़े की तरह अपनी रेस में दौड़ना अलग होता है एक समत में। अच्छा, अब आप दोनों को क्या लगता है कि इस केस का दी एंड क्या होगा? क्या ये जो अफेक्टेड फैमिलीज हैं ये कानूनी महाज के ऊपर जाकर जंग लड़ेंगी इनके खिलाफ, या दियत का रकम लेकर मामला रफा दफा हो जाएगा? मौसम, पहले आप बताएं क्या लगता है आपको? यहाँ केस लड़ना या ना लड़ना, किस तरह लड़ेंगे, क्या होगा मामला, ये मेरे ख्याल में ये तो बहुत अर्ली क्वेश्चन है। बट हम इस जैसे केसेस की हिस्ट्री देखकर हम अपने माजी से ही सबक सीखते हैं ना, और हम रफ्तार भी यही काम कर रहे हैं, माजी बता रहे हैं ताकि आप सबक सीखें और अपना फ्यूचर अच्छा करें। हम इस केस की भी हिस्ट्री, हम इस जैसे केसेस की हिस्ट्री देखकर इस केस का फ्यूचर समझ सकते हैं कि क्या होगा। बट फैसल भाई, ये ख़तरनाक बात है। अगर इस केस का फ्यूचर भी इसी तरह हुआ, ठीक है, अगर लवाहिकीन खुद राज़ी हो जाते हैं कि जी वो दियत की रकम लेंगे, उन पर डिपेंड करता है ना। अगर वो राज़ी हो जाते हैं कि जी वो दियत की रकम लेंगे और दियत की रकम देके माफ़ कर देते हैं, ये उन पर डिपेंड करता है। या ये जो, क्योंकि ताजिर फैमिली है, वो कोई क्रिमिनल फैमिली तो नहीं है ना। ये मैं आपकी पॉडकास्ट में वाजे कर दूँ फैसल भाई, हमारी जो ये सारी बातें हो रही हैं, ये हम उस फैमिली को क्रिमिनल नहीं कह रहे, ये हम उस बात को कह रहे हैं जो हादसा हुआ है, जो वाकया हुआ है, कहीं उसको हादसा कहकर रद्द ना कर दिया जाए, कहीं गरीब को दोबारा ना कुचला जाए, हम ये बात कर रहे हैं। मुमकिन है, खुदा ना खास्ता, क्योंकि एक हिस्ट्री रही है ना आपकी, एक हिस्ट्री रही है ना कि आपने क्रिमिनल वाकयात को हादसात कहकर रद्दी की टोकरी में डाल दिया। कहीं ऐसा ना हो दोबारा किसी गरीब को इंसाफ दिए बगैर इस केस की भी फाइल बंद हो जाए, हम ये बात कर रहे हैं।
और मैं फिर वही बात करूंगा कि ये तो हिस्ट्री देख के आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। मौसम, मगर यहाँ ये भी तो एक सवाल बनता है ना कि ये हमेशा जो है गरीब ही क्यों पैचअप करता है? क्या इसकी वजह एक ये भी है कि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, या उसके अलावा कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं जाता है? हमें कभी ऐसा सुनने में नहीं आया कि गरीब ने जो है वो डट गया और उसने बोला होगा कि नहीं भाई, मुझे दियत नहीं चाहिए और मुझे इंसाफ ही चाहिए और मुझे जान के बदले जान चाहिए। मुझे तो पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कोई नहीं मिलता। अगर हमारे व्यूवर्स को कुछ कोई ऐसा मामला याद हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मगर ऐसा है, लेकिन ऐसा भी है कि रास्ता छोड़ा नहीं जाता। इस्लाम में ये नहीं है कि मकतूलीन की जो लवाहिकीन है उनके सामने एक ही रास्ता छोड़ दिया जाए कि दियत की रकम लेने के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। इस्लाम ने चॉइस दी है कि अगर आप दियत की रकम लेना चाहते हैं तो आप दियत की रकम दें और उसको माफ़ करें। मतलब माफ़ी लेनी पड़ेगी, वो माफ़ी मांगेगा, मुआफ़ करेगा। प्रेशराइज ना करें, सामने प्रेशराइज नहीं कर सकते। वो अपनी मर्जी से अगर चाहता है मुआफ़ करे और दियत की रकम ले ले तो ये अलग है बात है। और ये अगर वो चाहता है कि जी जान के बदले जान, तो ये इस्लाम ने बड़ा वाज़े क्लियर पैगाम है। यानी हमारा एलिट सिस्टम हमारी कौम का, पाकिस्तान का मजाक तो उड़ाता ही है, हमारे मजहब का भी मजाक उड़ा रहा है। मजहब को इस्तेमाल करते हैं टूल की तरह। नहीं, मजहब को तो अभी आपने कहा ना, एक्सप्लेन किया, बिल्कुल ऐसा ही है कि आप प्रेशराइज कर कर किसी को जबरदस्ती दियत की रकम नहीं दिलवा सकते। मगर वही बात है ना कि अभी आप ही ने बोला कि कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा जाता। एग्जैक्टली। तो ये तो फिर एक तरह से मजहब का भी मजाक उड़ाने के मुतरादिफ। मौसम, दियत के रकम की बात हो रही है। अब तो ये सूरत हाल है कि हमारी रियासत ने जो लापता अफराद हैं उनके लवाहिकीन के लिए ऑफिशियली 50 लाख रुपए का ऐलान कर दिया है। जहाँ रियासत जो है वो 50 लाख रुपए का ऐलान कर रही है, तो फिर कहाँ की रियासत और कहाँ का इंसाफ और कहाँ का पाकिस्तान? कह दूं एक बात, लगाएंगे। हाँ लगी, हम कहाँ काटते हैं, तुम्हें पता तो है। इसका मतलब है कि आपने ओन कर लिया। क्या ऑन कर लिया? उन लापता अफराद को ओन कर लिया कि वो अब नहीं मिलेंगे, ये पैसे रख लो। चलें, अब वो जिनके घर से कोई लापता हुआ है उनके लिए ये रकम भी एक बहुत बड़ा सहारा है। मगर ये हमारे मुंह पर तमाचा भी है कि हमारी रियासत भी अब गरीबों को पैसों में ही तोलने लगी है। रजा, कुछ कहना चाह रहे हैं आप लास्ट में? मैं उसी सवाल का आपको जवाब देना चाहूंगा कि इस केस का आउटकम क्या निकलेगा। देखें, इस केस को आप छोड़ें, मुझे बताएं इस फैमिली में कौन बचा है। एक खातून जिनका शौहर और बेटी अब इस दुनिया से जा चुके हैं। उन्होंने जो ख्वाब देखे होंगे, क्या देखे होंगे, एक मिडिल क्लास फैमिली क्या ख्वाब देखती है कि अब घर में पैसों का मसला नहीं होगा, बिजली के बिल पूरे हो जाएंगे, अब जो है किराया टाइम पे चला जाएगा, या अपना घर है तो हम इस घर से ज़्यादा अच्छा घर कोई ख़रीद लेंगे। एक यही मिडिल क्लास फैमिली की नीड्स और ख्वाहिशात होती हैं ना। तो अगर वो बाप, इमोशंस तो वापस नहीं आने ना, लोग तो आने नहीं है वापस, वो इमोशनली अटैचमेंट, वो उनकी प्रेजेंस अब दोबारा नहीं दिखेगी उनको अपने घर में। तो वो यही करेंगी कि इसके बदले अगर हमें कोई प्रेशराइज भी कर रहा है, दियत भी दे रहा है, लाखों की भी दे रहा है, तो जिंदगी तो गुजारनी है। इसलिए वही ऑप्शन जो मौज़म भाई ने कहा बच जाता है कि जी हम दियत ले लेते हैं, कहीं सही जगह सेटल हो जाते हैं, बच्ची हो या कि मेरा शौहर हो, वापस तो आना नहीं है। तो उस पर अब कि इस सिस्टम से कैसे लड़ना। दूसरी बात, ये जो मौज़म भाई ने कहा कि वो फैमिली को हम नहीं बता रहे कि जी वो क्रिमिनल नहीं है, मैं फैमिली की बात ही नहीं कर रहा, ये एक रवैया है। ये अभी कहा ना कि वो इस्लाम में दियत, इस्लाम, मैंने जो जिल्लत रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान डॉक्यूमेंट्री बनाई थी उसमें बहुत से लोगों ने एतराज़ किया कि जी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान को आपने जिल्लत रिपब्लिक लिख दिया। आप मुझे बताइए, इस्लाम में तो कत्ल का बदला कत्ल है, खून का बदला खून है, आंख का बदला आंख है, यही है ना। और दियत भी उस सूरत में है कि जब सामने वाला कबूल करे। लेकिन यह दियत कैसे दी जा रही है? तो गरीब के लिए ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। अगर ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान होता तो इस खातून को नफ्सियाती या पागल डिक्लेयर करने के बजाय इसकी तहकीकात की जाती और इसको सजा मिलती। आप मुझे बता दीजिए कि किसी भी केस में जिसमें आम बच्चा मरा हो, आम पाकिस्तानी मरा हो, आम आदमी मरा हो, उसका अंजाम क्या हुआ है? यही हुआ है। अमीर पागल था, अमीर डिप्रेशन का शिकार था, गरीब की गलती थी, सबूत नहीं मिला, अदालत ने छोड़ दिया। जो गरीब था, जो इफेक्टी था, जो आम आदमी था, या तो उसने पैसे ले लिए या केस लड़ने से माजरत कर ली। तो वही बात जो मौज़म ने कही कि आपकी जो हिस्ट्री आपको बताती है अंजाम वही होगा, क्योंकि इसके अलावा ना उनकी वो जो खातून, अल्लाह उनको सब्र जमील अता फरमाए, उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, उनकी फैमिली भी कोई इतनी स्ट्रांग नहीं है, और जो उनके मुकाबले में जो लोग खड़े हैं उनका तो आप जानते ही हैं कि उनका नाम लेने से लोग, हमारा पूरा मीडिया कतरा रहा है। गरीब का डिप्रेशन उसकी अपनी जान का बुरा हाल कर देता है, लेकिन हम जो इस मुल्क में हिस्ट्री देखते हैं, अमीर का डिप्रेशन
गरीब की जान ले जाता है। चलें इस गुफ्तगू को यहीं ख़त्म करते हैं। वैसे इस मुल्क में ऐसा नहीं है कि ताकतवर को सज़ा नहीं दी जाती। माजी में हमने देखा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक भोंदे कत्ल के केस में फांसी पर लटका दिया गया और शाहरुख जतोई जो कि कत्ल का मुजरिम डिक्लेयर हुआ, उसे सज़ाए मौत सुनाई गई और वो हाथ हिलाते हुए यहाँ से चला गया। तो इंसाफ तो इस मुल्क में होता है, मगर इसके मेयार बदलते रहते हैं। गरीब के लिए कुछ और होता है और जब सियासी मफादात का टकराव होता है तो उस वक्त इंसाफ कुछ और किया जाता है। अब देखते हैं इस मुल्क में और क्या क्या होता है।